हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2021 का रिजल्ट आ चुका है। जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है बहुत बहुत बधाइयाँ उनको। अब नेक्स्ट आने वाले दिनों में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जिस प्रकार से कंपटीशन बढ़ रहा है लगातार पीएससीज में, मेंस के नंबर हर बार पिछले नंबर से ज़्यादा आ रहे हैं। 1000 मार्क का बैरियर भी फाइनली क्रॉस किया जा चुका है सीजीपीएससी मेंस में। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं जिनको आप फॉलो करके अपने मेंस में मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये आपको समझना है। मेरा नाम है नीर निधि नंदेहा। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आप कैसे अपने मेंस का टाइम और रिसोर्स को कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए सीजीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद वो ये है कि आपको जितना भी अपना करंट अफेयर्स है उसको कंपाइल करना है। करंट अफेयर कंपाइल करने से तात्पर्य है कि जो भी प्रीलिम्स के फैक्ट्स आपने पॉपुलर मैगजीन से, 2-3 पॉपुलर मैगजीन आपने पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से उसके नोट्स बनाए होंगे। हो सकता है कि आपने उसको ऑनलाइन मेंटेन किया होगा, ऑफलाइन मेंटेन किया होगा, या फिर मैगजीन में ही रहने दिया होगा चीज़ों को। तो आपका पहले प्रायोरिटी पे जो चीज़ आपको करनी चाहिए वो ये है कि आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर कंपाइल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज से रिलेटेड साल भर में क्या क्या फैक्ट हुए वो आपको बताने हैं। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 15-20 दिन हुए हैं प्रीलिम्स को क्लियर हुए। तो ऐसा है कि अगर अभी आप कंपाइल करेंगे तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा ही फ्रेश हैं। और अगर अभी आपको पूछूंगा कि छत्तीसगढ़ के नदियों से रिलेटेड कौन सा करंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ में एजुकेशन से रिलेटेड कौन से करंट अफेयर है, इंडिया की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में रैंकिंग क्या है, इंडिया की ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में रैंकिंग क्या है, तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको पता चलेंगी कि कैसे कैसे आपको करना है। क्योंकि ये जो सिंपल से जो ट्रिक्स है ना, फॉर एग्जांपल कहीं कोई चीज़ खुला, कहीं कोई मान लो बायोफ्यूल से कोई जेट उड़ा, तो ये सब ना एक फॉर्डर प्रिपेयर करती हैं आपको आने वाले आंसर्स के लिए एक इंट्रोडक्शन लाइन देने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर करप्शन पे क्वेश्चन हो रहा है और कोई बड़ा क्वेश्चन है, करप्शन इज पार्ट ऑफ पेपर 6 पार्ट 1, जो एथिक्स वाला पोर्शन है वहाँ पे करप्शन का पोर्शन है। तो वहाँ पे अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं कि रिसेंटली इंडिया रैंक्ड इतना इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 एंड अकॉर्डिंग टू इट इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट नेशन इन साउथ एशियन कंट्रीज एंड दिस इज अ वेरी वरिंग ट्रेंड। तो इस प्रकार से एक आप समा बांधते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट आप प्रिपेयर कर लेते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी कितनी ज़्यादा ग्रिप है करंट अफेयर में, और सामने वाले एग्जामिनर को पता चलता है कि कितने अच्छे से आप इसको यूज़ कर रहे हैं। एग्जामिनर को यही चाहिए कि वो उसको स्टैटिक पोर्शन पता है, सबको पता है करप्शन के कॉजेज़ क्या हैं, सब करप्शन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, करप्शन से रिलेटेड क्या रिसेंट में हो रहा है, गवर्नमेंट क्या रिसेंट इनिशिएटिव्स ला रही है, ऐसी कौन सी स्कीम्स है, कौन से पोर्टल्स है, कौन सी हेल्पलाइंस है, ऐसी कौन सी रिपोर्ट्स है जो इंडिया के में करप्शन के स्टेटस को बता रही है, वो उसको इंटरेस्ट करता है। क्योंकि आप जो स्टैटिक पोर्शन लिखने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी द सेम फॉर सेंचुरीज टू कम। अगर 2008 का कोई प्रोफेसर चेक कर रहा है आपकी कॉपीज़ को और 2022 का चेक कर रहा है, तो करप्शन का डेफिनेशन, उसके कॉजेज और इफेक्ट विल ऑलवेज बी सेम मोर और लेस। बट अगर आपने इंडाइसिस दे दिया है, कुछ ऐसा फैक्ट बता दिया है जो कि डायनामिक है, देन दैट डेफिनेटली एड्स अ फ्लेवर टू योर क्वेश्चन। स्पेशली अगर मेरे कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो पिछले बार जो मैं ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट पे जो एस्से आया हुआ था वो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, क्योंकि वो डेली न्यूज़ में था। तो मुझे पता था कि छत्तीसगढ़ में कितने हाथी हैं, कितने झुंड हैं, गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है, अफेक्टेड एरियाज़ क्या है, अभी अगर कोई फॉरेस्ट ऑफिशियल है उनकी मृत्यु हो गई क्या, वहाँ पे अगर लोगों की जो न्यूसेंस होती है कि हाथी को परेशान करना, उनके साथ सेल्फी लेना, इस प्रकार की जो बिहेवियरल मिस्टेक होती है, जो एकदम ही पब्लिक नॉनसेंस बोलना चाहिए जिनको, इनके कारण उनकी जान जा रही है क्या। वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड जो एक था, वो एक रिपोर्ट आई हुई थी उसमें कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में 15 से 20 लाख खर्च करेंगे सरगुजा वाले एरियाज़ में, तो हाथियों की जान बच जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि जो ग्रामीण होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी चुराने के लिए हाई टेंशन तार में कनेक्शन लेते हैं अपने घर के लिए, लेकिन वो जो तार होता है वो हाई आप ऊपर तो कनेक्ट कर देंगे लेकिन नीचे कहीं आपके घर के साइड आएगा, और उसके कारण क्या होता है कि इसको वायर को छूने से हाथी मर जाते हैं। एंड यही रीज़न है कि वहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिशियल है वो सस्पेंड भी हुए थे बिकॉज ऑफ दिस।
तो इससे आप एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट, एक करंट का कॉन्टेक्स्ट, एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो आपको करंट अफेयर कंपाइल करना है हर चीज़ का। और दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, क्योंकि जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है वो आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि ना सिर्फ आपको ये ऐसे में मदद करेगा, लेकिन इंटरव्यू में जब भी कोई क्वेश्चन उठेगा और आप उससे आंसर करेंगे, तो ये डेली करंट अफेयर पढ़ने की आदत होती है, वो एक डायनामिक और एक एनालिटिकल दिमाग आपको देता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अगर आप किसी फर्रे से देख रहे हैं, अगर किसी मैगजीन से देख रहे हैं या सुनी सुनाई बातों से देख रहे हैं। तो यू हैव टू वर्क ऑन अ डेली बेसिस। पहला काम, करंट अफेयर कंपाइल कर लीजिए टॉपिक वाइज, क्योंकि ये जीएस के आंसर्स में लिखने में मदद करेगा। दूसरा काम, अगर आप डेली आंसर नहीं लिख रहे हैं या फिर डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। पर्सनली मेरा जो पहला काम होता था एकेडमिकली दिन में, कि 12 बजे मैं लाइब्रेरी में घुसता था और 12:30 बजे से 1:30-2 बजे तक मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। ये मेरा धर्म था, इसके बिना मेरा दिन स्टार्ट ही नहीं होता था। एंड दैट इज़ द रीज़न कि कहीं ना कहीं मेरे आंसर्स काफ़ी थोड़े से हटके होते थे दूसरों से, क्योंकि उसमें डायनामिक का टच थोड़ा सा ज़्यादा होता था। तो पहला काम, आपको न्यूज़पेपर से जो भी करंट अफेयर आपने पढ़ रखा है प्रीलिम्स के टाइम में, उसको कंपाइल कर लीजिए। दूसरा, आप न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे हैं उसको डेली पढ़िए, और उससे जो भी आपको मसाला मिल रहा है उसको आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन मेंटेन कर लीजिए, और एक करंट अफेयर से फ्रेंडली हो जाइए। क्योंकि सबसे जो हट के जो पोर्शन होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, वो करंट अफेयर होता है, बाकी डायनामिक चीज़ें तो कॉन्स्टेंट होती है। अगले में आते हैं, अभी बजट आ चुका है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है छत्तीसगढ़ का बजट, तो ये आपको पढ़ लेना है। बजट पढ़ने के जो फ़ायदा होते हैं वो क्या होते हैं? पहला ये कि ये ओपनिंग लाइन बन सकता है किसी भी जीएस आंसर का। अगर ऐसा कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल मुख्यमंत्री कोशा योजना या मुख्यमंत्री कोशा मिशन जो हाल ही में अभी लॉन्च हुआ है, अगर मान लीजिए फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में अगर क्वेश्चन पूछा है कि छत्तीसगढ़ में वन आधारित उद्योगों के बारे में लिखिए, तो आप कोसा इंडस्ट्रीज़ को मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद आप मेंशन कर सकते हैं भाई कोसा बोर्ड कहाँ पे है, कौन से कोसा प्रोड्यूसिंग स्टेट है, क्या जीआई टैग मिला हुआ है क्या किसी को, क्या जीआई टैग मिल सकता है क्या। जैसे चांपा के सिल्क साड़ीज़ जो होती हैं वो काफ़ी फेमस है। उसके बाद इसमें एमएसएमई का क्या रोल चल रहा है। उसके बाद आपको इंडस्ट्रीज़ वाले इकोनॉमिक सर्वे वाले चैप्टर से कुछ मिल जाएगा कि ककून उत्पादन प्रसंस्करण केंद्र कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये फॉर्डर ऐड करता है कि अगर मान लो स्पेसिफिकली सिल्क पे क्वेश्चन आ गया, जैसे पिछले बार मिशन मिलेट पे पूछ दिया था जुलाई वाले मेंस में, तो इस बार अगर मुख्यमंत्री कोशा योजना या कोशा मिशन पे अगर कुछ पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए। बजट का काम ये है कि ये हर जगह आलू टाइप का डलते रहता है छोटा मोटा। बजट आपका ऐसा वेपन है कि अगर मान लीजिए आप कोई स्टैटिक पोर्शन भूल जाते हैं, बट फिर भी आप बजट को कोट करते हुए कि हाल ही में बजट 2022-2023 में इस चीज़ का ये प्रावधान प्रस्तावित है या फिर किया गया है, या इतना बजट आवंटित किया गया है। तो जब भी कोई फ्लैगशिप स्कीम आएगी, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, स्पेशली एसए में आते हैं और पेपर 7 में तो पूरा स्कीम घूमते रहता है। तो अगर उनके आपके पास डेटा है कि इसमें कितना बजट अलॉटमेंट हुआ है, फॉर एग्जांपल जब खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना ये लॉन्च हुई थी, उसका 550 करोड़ इसका अलॉटमेंट हुआ था। एंड ये बहुत ही मेजर स्कीम थी, फ्लैगशिप स्कीम थी, क्योंकि इसके अंदर जितने भी रनिंग ऑलरेडी एक्सिस्टिंग जो 6 स्कीम्स थे उनको सब्स्यूम कर लिया गया था। तो जब भी ये क्वेश्चन आता तो उसमें अगर मुझे कुछ प्रोविजन में भूल रहा हूँ तो उसको मैं इस तरीके से उसको मैं ढाक सकता था, ये बोल के कि बजट 2021-22 में इस पर्टिकुलर योजना के लिए 550 करोड़ आवंटित है। तो बजट क्या करता है कि आपको एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है इन दोज केसेस जहाँ पे आप कुछ कंटेंट भूल रहे हैं स्टैटिक का, एंड आपको एक ट्रैम्पोलिन या फिर आपको एक लॉन्च पैड प्रोवाइड करता है ऐसे कंडीशन में जहाँ पे आपको आता तो उतना ही इतना बाजू वाले को आता है, लेकिन थोड़ा सा करंट अफेयर है बजट आप छिड़क के आप वहाँ से लीड ले लेते हैं। देखिए जो प्रोफेसर आपका चेक करेगा ना, ये लोग बजट बहुत अच्छे से देखते हैं एंड दे आर स्कॉलर्स। बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्पेशली जो ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स होते हैं, उनको लगता है कि यार कुछ भी चेकिंग होती है, ये तो हमारा पेपर पढ़ते भी नहीं है। आई नो कि मेरे जो क्वालिटी ऑफ आंसर्स थे दे वेर वेरी गुड एकेडमिकली। टेस्ट सीरीज में लिटरली मुझे बहुत डिफिकल्टी होती थी टॉप करने में, क्योंकि वहाँ पे जो चेकिंग होती थी मोस्ट ऑफ द टाइम्स पता नहीं उनको शायद रिकग्नाइज नहीं होता था कि आई एम राइटिंग गुड आंसर, या फिर हो सकता है कि उनको वही आंसर चाहिए जिनके उनके नॉलेज के हिसाब से हो। लेकिन टेस्ट सीरीज में तो उतना मैं कंसिस्टेंटली टॉप नहीं किया मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन आई न्यू कि मैं अच्छे आंसर लिख रहा हूँ, एंड जिसको भी ये वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट आता है वो जब पढ़ेगा मेरे आंसर देन ही विल गिव मी मोर मार्क्स।
तो जब फाइनली मेंस हुआ तो मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले हैं एंड मैंने काफ़ी अच्छे मार्जिन से निकाला है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जो प्रोफेसर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि डैट ही नोज ही सब्जेक्ट, और इसमें भी कोई डाउट ही नहीं है कि वो पढ़ता नहीं है लाइन बाय लाइन। दे आर वेरी स्कॉलर, दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर सब्जेक्ट, एंड उन्होंने 20-30 साल उस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ा है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ा है, पढ़ाया है, रिसर्च करी है, पीएचडी ली है, देयरफॉर दे आर देयर। तो सीधी सी बात है कि अगर आप अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं, उसमें रिच कंटेंट दे रहे हैं, तो दैट विल बी रिवॉर्डेड, गिवन दैट कि उसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही सिंपल, क्रिस्प, क्लियर एंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है। तो दूसरा काम आपका ये कि आप बजट रट लेंगे। इकोनॉमिक सर्वे के जो मेजर मेजर चीज़ें हैं, जो आंकड़े आए हैं, जो बजट में ही शायद आंकड़े दिए होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर, फिजिकल डेफिसिट कितना है, कितना राजकोषीय घाटा है, ये सब जो चीज़ें हैं, ये ब्रॉड जो फिगर्स हैं ये आप पढ़ लेंगे। पर कैपिटा इनकम हो गया, इनको पढ़ लेंगे। बाकी पुराने इकोनॉमिक सर्वे वाला डेटा भी चलेगा। बजट के मोटा मोटी जो भी प्रोविजन है वो आपको लाइन से याद होना चाहिए। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट में, ज़्यादा नहीं है, 13-14 पेजेस के ही हैं जो पर्टिकुलर बजट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको कंसाइज करके 1 से 1.5 पेज में लिख लेना है, और उसको आप बार बार देखोगे ना 2-3 महीने तक, तो वो पूरा का पूरा याद हो जाएगा और आपको अगले साल तक काम आएगा। दूसरा काम, बजट रट लीजिए। नेक्स्ट, सुपर इंपॉर्टेंट, सीजीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा एकेडमिकली ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, लेकिन फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने 2 मेंस दिए हैं, एंड लेट मी टेल यू कि ये एग्ज़ाम इतना ज़्यादा फिजिकल है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आपको 3 घंटे 4 दिन 6-6 घंटे लिखना है। 6 घंटे लिखने के बाद आके रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद आपको 4 से 5 घंटे ही मिलेंगे सोने के लिए, आके फिर लिखना है, और यही प्रोसेस को 4 दिन तक निपटाना है। ऐसे ऐसे ब्रिलियंट लोग हैं जिनकी नींद कंप्लीट नहीं होती है, जिनका रिवीजन नहीं होता है, जिनकी बॉडी जवाब दे जाती है, हाथ दर्द देता है, कमर दर्द देता है, आँख भर्राने लगती है, सर दर्द देता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे 2-3 साल बहुत लगातार मेहनत करने के बाद दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट पेपर, दे आर नॉट एबल टू हैंडल द प्रेशर, देयर बॉडी इज सिंपली नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग सच इमेंस प्रेशर ऑफ 4 days। तो अपने आप को आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि कोई भी एथलीट होता है उसका सबसे बड़ी जो एट्रीब्यूट होती है वो ये होती है कि वो रिकवरी बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेस इज नथिंग बट ए साइकिल ऑफ एक्सर्टिंग योरसेल्फ एंड देन रिकवरिंग। एंड रिकवरी की आदत आपको नहीं है तो आप पहले दिन ही ना, पहले दूसरे दिन ही गिव अप मार दोगे, और तीसरे चौथे दिन सिर्फ आपकी ना शरीर पहुंच पाएगा एग्जामिनेशन हॉल तक, आपकी आत्मा नहीं पहुंच पाएगी। तो आपको ये करना है कि जो भी हो, जैसा भी हो, आपको दिन में आधे से 1 घंटा वॉक करना है या वेट लिफ्टिंग करनी है, और अपनी डाइट अच्छे से रखनी है, और आपको कुछ ना कुछ थकना है। आधे घंटे का वॉक, 45 मिनट्स का वॉक बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ट्राई टू वॉक टू योर किराना स्टोर, अपने लाइब्रेरी तक चलने का कोशिश करिए। जब भी आप पढ़ रहे हैं ज़्यादा लंबी सिटिंग नहीं लेनी है, क्योंकि बैक और शोल्डर के बहुत इश्यूज़ होते हैं लोगों को, मैंने देखा है बहुत ही सीरियस इश्यूज आते हैं कि वो झुक नहीं पाते हैं। बिस्तर में मत पड़िए, टेबल लगाइए, अच्छा पोस्चर मेंटेन करिए, और पोमोडोरो टेक्निक जो मैंने आपको रिकमेंड करी है इतने दिनों से, 50 मिनट पढ़िए, 10 मिनट फुल टू वॉक करके आइए, आके फिर पढ़िए। फिजिकली स्ट्रॉन्ग बॉडी ही एक बहुत ही स्मार्ट दिमाग को कैरी कर सकती है। बी वेरी वेरी एफिशिएंट विथ योर बॉडी, क्योंकि यही आपको साथ देगी। आपकी 3-4 साल की मेहनत कुछ भी नहीं हो रह जाएगी अगर आप अच्छे से उस दिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं फिजिकली। तो इंक्लूड फिजिकल वर्कआउट इन योर डेली शेड्यूल, ये है मेरे 3rd टिप। उसके बाद फाइंड अ प्रॉपर प्लेस। देखिए, घोड़ा ना घोड़े को देख कर ही स्पीड भागता है। अगर आप अपने रूम में हैं और कोई टॉप कर ले रहा है टेस्ट सीरीज, देन यू विल बी लाइक कि यार पता नहीं ये अलग ब्रीड के लोग होंगे, मुझे पता नहीं है डेली कैसे पढ़ता है यार, ये तो अलग से गिफ्टेड लग रहा है। लेकिन आपको रियलाइज़ नहीं है कि उस टेस्ट को टॉप करने के पहले वो हफ्ते भर वो लड़का कितना पढ़ रहा है, वो लड़की कितना पढ़ रही है, वो इतने सालों से कहाँ पढ़ रही है, वो कितना एफर्ट डाल रही है। वो सुबह सबसे जल्दी आ जाती है लाइब्रेरी, सबसे लेट जाती है लाइब्रेरी से। तो आपको क्या है कि अगर आपका कंपटीशन आपको सामने दिख रहा है ना कि ये पर्टिकुलर लड़का या लड़की मेरे से पहले आके बैठ जा रहा है, मेरे से बाद में जा रहा है, देन यू विल रियलाइज कि यार ये एक लेवल होता है, एंड दैट इज द रीजन ही इज टॉपिंग। रिजल्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम आर नॉट अ कोइंसिडेंस, दे आर अ रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड एफर्ट्स ओवर टाइम। तो आपको अपना कंपटीशन देखना है, उस इन्वायरमेंट में रहना है और पढ़ते रहना है।
घर में बहुत डिफिकल्ट होता है पढ़ना, बिकॉज मम्मी अलग काम कर रही है, पिताजी बैठ के टीवी देख रहे हैं, कुछ खाने को बन गया, छोटा भाई गेमिंग खेल रहा है, मेहमान आ गए, मिठाई आ गई, आपको मम्मी ने भेज दिया समोसा लाने के लिए, प्याज खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें होते रहती हैं। बट what you have to do is you have to create an environment जहाँ पे आप सबका एक ही गोल है और आप सब एक ही डायरेक्शन में मेहनत करना चाह रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा इन्वायरमेंट आपको अवेलेबल नहीं है तो जस्ट गो टू अ लाइब्रेरी, सिट इन अ चेयर, टॉक टू गाइस, ऑब्जर्व करिए, और मुझे पक्का पता है कि वहाँ पर अगर लाइब्रेरी है तो वहाँ पे ऐसा कोई ना कोई बंदा आएगा जो आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा, एंड ही विल बी डूइंग बेटर देन यू। एंड आप सबकॉन्शियसली उसको ऑब्जर्व करिए कि हाँ, कि ये लड़का अच्छा पढ़ता है, ये क्या करते रहते दिन भर, तो वो धीरे धीरे उसका जो वर्क एथिक है ना आप भी ऑब्जर्व करेंगे एंड यू विल डू गुड। तो गेट यूर सेल्फ एन इन्वायरमेंट, एक अच्छा सा इन्वायरमेंट, मोस्ट प्रेफरेबली जॉइन अ लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको फोकस कहाँ कहाँ पर करना है। फॉर मी पेपर 4 और पेपर 6, इन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इसका जो क्वालिटी है ना एवरेज होना चाहिए, ना गुड होना चाहिए, ना वेरी गुड होना चाहिए, इट शुड बी एक्सीलेंट। पेपर 4, पेपर 6, पेपर 1 और 2 या डे 1 बोल लीजिए। डे 1 जो होता है वो चैंपियनशिप डे होता है, उसी दिन डिसाइड हो जाता है कि आप टॉप 50 टॉप 60 से बाहर नहीं जाने वाले। एंड पेपर 4 और पेपर 6 चैंपियनशिप पेपर होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि चैंपियनशिप पेपर का मतलब ये है कि अगर आपका पेपर 4 और पेपर 6 प्रिपेयर है तो आपका पेपर 3 और पेपर 5 फॉर एग्जाम्पल डे 2 और डे 3 का रिवीजन ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपने पेपर 4 और पेपर 6 बहुत अच्छे से रट के रखा है। और ऊपर से पेपर 4 और पेपर 6 स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट है, जो है वो है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये है तो है। लंग्स कैसे काम करते हैं, ये है तो है। मैथ्स का क्या आंसर है, ये है तो है। फिलॉसफी, इनकी क्या फिलॉसफी है, जो है वो है। कांट का क्रिटिसिज्म क्या है, जो है वो है। ठीक है, सोशियोलॉजी में कास्ट और क्लास में अंतर क्या है, डेफिनेट आंसर्स हैं इनके। इसमें ज़्यादा कुछ स्कोप नहीं रह जाता एग्जामिनर का काटने का। ठीक है, याले जनजाति कौन सा नृत्य करती है, तो यहाँ पे करती है, ये पहन के करती है, इसलिए करती है, याले देवी के लिए डेडिकेटेड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ऑब्जेक्टिविटी ना या सब्जेक्टिविटी बोल लीजिए, बहुत ही कम होते हैं इनके आंसर राइटिंग के चेकिंग में। डेट इज़ द रीज़न कि पेपर 4 और पेपर 6 में मैंने बहुत अच्छे नंबर उठाए हैं, 161 और 135, जो कि ऑलमोस्ट हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट हैं अपने अपने पेपर्स में। एंड दैट इज़ द रीज़न कि पेपर 3 और पेपर 5 का परफॉर्मेंस भी मेरा इंप्रूव हुआ है ना, ओवरऑल एक अच्छा स्कोर आया है। तो आपको क्या करना है कि आपको पेपर 4 और पेपर 6 में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और इनको ऑलमोस्ट अपने डीएनए सबकॉन्शियस में डाल लेना है, क्योंकि जिस दिन आप थके रहेंगे डे 1 के बाद और आपको पेपर 3 जैसा पहाड़ सिलेबस डील करना होगा, तो इट बिकम्स वेरी एसेंशियल कि आपके पास एक बैकअप हो। एंड दैट बैकअप इज नथिंग बट पेपर 4 एंड पेपर 6। पेपर 4 और पेपर 6 को एक्सलेंट लेवल पे प्रिपेयर करना है आपको। नेक्स्ट, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में जो राइटिंग प्रैक्टिस है आपको बहुत ही रिलीजियसली करना है। रिजल्ट्स आर नेवर अ कोइंसिडेंस, दे आर ए रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड एफर्ट्स। सीधी सी बात है, अगर आपको लगता है कि आप अपने टेस्ट सीरीज में हाफ हार्टेडली परफॉर्म करेंगे, यार प्रिपेयर नहीं हुआ है आज, सिर्फ थोड़ा बहुत लिख के आऊँगा, 3 सेक्शन है तो मेरे सिर्फ 2 ही सेक्शन हुए, 1 सेक्शन बाद में देखेंगे, ये जो बाद में देखेंगे वाला जो एटीट्यूड होता है ना, इट डजंट वर्क। एग्जामिनेशन हॉल में आप वही करेंगे जो आप साल भर करते आए हैं, जो आप मॉक टेस्ट में करते आए हैं। अचानक से कोई दिव्य शक्ति नहीं आ जाएगी कि भाई भगवान की लाइट आप पे पड़ रही है और आपके अंदर एकदम से चंडी समा गई है, आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हो। अगर आपको मॉक टेस्ट में पेपर कंप्लीट करने में मुश्किल हो रही है तो सीधी सी बात है, वहाँ पे भी आपको मुश्किल हो सकती है, बहुत चांसेस है इस बात के। टेस्ट सीरीज को पूरी ईमानदारी से करना है। अगर 2 सेक्शन हो गए हैं, तीसरा सेक्शन नहीं हुआ ना, तो रात भर जगो, 2 दिन मत सो, लेकिन मेक श्योर टू कंप्लीट दैट टारगेट। आप मॉक टेस्ट में जो करेंगे वही आप एक्चुअल एग्जामिनेशन में करेंगे, उस दिन कुछ भी अलग नहीं होगा। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड इन योर मॉक टेस्ट, क्योंकि जो वो कहते हैं ना, दोज हु स्वेट इन पीस दे ब्लीड लेस इन बैटल, वही सिस्टम है, वही फंडा है यहाँ पे। अगर आपने मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से करके रखा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ और अपने एकेडमिक एबिलिटीज़ को लेके, और आप समझते हैं कि आपकी बॉडी किस प्रकार से पैनिक में बिहेव करती है, देन यू विल बी नेचुरली गुड एट मेंस। अगर आपको पता है कि पेपर 4 में आपको लिखते हुए और मैथ सॉल्व करते हुए टाइम बहुत कम पड़ जाता है, तो ओवर द टाइम आपको रियलाइज हो जाएगी कि मुझे या तो मैथ्स पहले सॉल्व कर लेना है जल्दी जल्दी, या तो मेरे को बहुत ही स्पीडली लिखने वाले आंसर्स, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला पोर्शन और अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस वाला पोर्शन, ताकि
मैथ्स के लिए थोड़ा सा टाइम बच जाए। अगर टाइम कम बचेगा तो आपको पता है बाई योर मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस कि मुझे टाइम कम बचता है तो मेरे से नहीं सॉल्व होता है मैथ्स, मुझसे पर्सनली नहीं होता था। तो मैंने ऐसी स्ट्रैटेजी बांध ली थी कि जो सेक्शन 1 है और सेक्शन 3 है इनको जल्दी से कंप्लीट करना है और इनके बीच में मेरे को मैथ सॉल्व करना है। तो ये जो है ना स्ट्रैटेजी, ये रूम पे बैठ के नहीं आती है, किसी के बताने से नहीं आती, इट्स योर ओन सेल्फ रियलाइजेशन। एंड यही नंबर है कि उस पेपर में बहुत अच्छे नंबर उठे हैं मेरे। तो आपको ये समझना है कि मॉक टेस्ट में आप जो कर रहे हैं वही आपका एक्चुअल मेंस में होने वाला है। तो अगर थिंग्स आर गोइंग गुड, ग्रेट। इफ इट इज़ नॉट गोइंग गुड, ये बहुत ही चिंता का विषय है, ये चिंतनीय है। ठीक है, तो इट इज़ समथिंग कि आपको फिक्स करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट बहुत ही इज्जत से, मर्यादा से और रिलीजियसली आपको देना है एंड यू हैव टू ट्राई टू टॉप ईच एंड एवरी मॉक टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है यू हैव टू डेडिकेट 100% ऑफ योर टाइम टू योर एकेडमिक्स। आप इंसान हैं, आपके फैमिली है, रिलेशनशिप्स है, फ्रेंड्स हैं, आपका सैचुरेशन लेवल होता है, आपको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है। इट जस्ट दैट यू हैव टू मैनेज योर टाइम। अब लोग बोलेंगे इतना पढ़ना रहता है, मैं वर्कआउट के लिए कैसे टाइम निकालूँ, करंट अफेयर्स के लिए कैसे टाइम निकालूँ। मैंने टाइम निकाला है पिछले 2-3 साल से। दिन का शुरुआत होते साथ वर्कआउट करना है, फिर न्यूज़पेपर पढ़ना है, फिर लाइब्रेरी जाना है, फिर पहला घंटा करंट अफेयर पढ़ना है, दूसरा घंटा सीजी का एक पोर्शन पढ़ना है, तीसरा घंटा इंडिया का एक पोर्शन पढ़ना है, फिर एक लंबा ब्रेक लेंगे लंच के लिए, फिर 1 घंटा मैं पढ़ूंगा सीजी का कोई पोर्शन, फिर 1 घंटा इंडिया का कोई पोर्शन, फिर लास्ट के 1 घंटा मैं अपने हिसाब से मुझे जो अगर मॉक टेस्ट देने हैं तो वो दूंगा, अगर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो वो करूंगा, पास्ट ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना है तो वो करूंगा। या तो मेरे को लगता है कि मेरा थोड़ा सा जो पर्टिकुलर स्पीड है वो स्लो चल रही है और मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा, तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करूंगा। फॉर एग्जांपल मतलब अगर मुझे लग रहा है कि इंडिया जीएस का पोर्शन बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है मुझसे, तो मैं उसके बाद 1 और घंटा वहाँ दे दूंगा। तो लगभग 6 से 7 घंटे मेरे हो गए। और इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद मैं इन्जॉय नहीं करूंगा। एक बार ये वाला डन हो गया तो मेरे को समझ में आ जाए कि अब से और ज़्यादा मेरे से नहीं रटाएगा। आई विल गो विथ माई फ्रेंड्स, मैं आराम से उनके साथ खेलूंगा कूदूंगा एंड आई विल डू एवरीथिंग टू मेक माई सेल्फ फील गुड। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आपको कॉम्पिटिटिव रहना है। कॉम्पिटिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले के पन्ने फाड़ दे रहे हो मॉक टेस्ट में। बस आपको ये करना है कि आपको एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखना है। अगर सामने वाला इज़ परफॉर्मिंग एट ए वेरी गुड लेवल, लेकिन आपको मान के चलना है कि वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिस्पेक्ट देनी है उसको बिल्कुल भी उसकी बुराइयां निकालने की कोशिश नहीं करनी है। इट जस्ट दैट आपको अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है। तो कॉम्पिटिटिव रहिए और पॉजिटिवली कॉम्पिटिटिव रहिए। अप्रिशिएट करिए सामने वाले को, और जितनी भी एबिलिटीज़ हैं आपको जो लगता है कि उनसे सीखने लायक है और वो एनहांस करेंगे आपके परफॉर्मेंस को, तो इसको एज ए गेम ट्रीट करना है ना। एंड आपको उनके जो भी बहुत अच्छे ट्रिक्स एंड टिप्स है जो काम आते हैं इन रियल टाइम एग्जामिनेशन, तो वो आपको कॉपी करना है, उनसे पॉजिटिवली कॉपी करना है। और बिल्कुल भी उनको डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी, या फिर आप बोलोगे कि यार वो तो उन्हीं के कोचिंग से पढ़ा है तो उसको ज़्यादा नंबर देते हैं और मुझे नहीं देते हैं क्योंकि मैं दूसरे कोचिंग से पढ़ा हूँ। डजेंट मैटर, वहाँ पे जो प्रोफेसर रहेगा वो अपने हिसाब से नंबर देगा। अगर आपके कंटेंट अच्छे हैं तो आपको डेफिनेटली उससे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। पॉजिटिव कंपटीशन वंस अगेन। नेक्स्ट देखते हैं। पूरे प्रोसेस भर में बहुत सारा टाइम आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, सब कुछ तो बेकार है, सब कुछ फ्रॉड है, सब भ्रष्ट हो गया है, सीट्स बिक गई हैं, मैं क्यों पढ़ूँ। तो लेट मी टेल यू, हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। बहुत सारे ऐसे टाइम आएंगे लाइफ में भी कि आपको लगेगा कि आप श्रापित हो सकता है यू लूज़ अ लव्ड वन, हो सकता है कि बहुत बुरा हो जाए आपके लाइफ में, आपका पर्स गिर जाए, आपकी गाड़ी ठुक जाए, कोई आपकी सीट में ब्लेड मार दे, है ना, बारिश हो जाए, आप रेनकोट नहीं लेके आए, तो आपको लगेगा कि यार हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा कर्स्ड हूँ या अब भागा ही हूँ मैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस एंड आपको पूरे प्रोसेस भर में आपको हैप्पी रहना है। यू जस्ट फील लकी कि दैट वेरी डे कि आप पढ़ रहे हो, आपका प्रीलिम्स निकला है, आपके पास एक लाइब्रेरी है, आपके पास बुक कॉपी है, एक मेस लगा के रखा है जो खाना प्रोवाइड करता है, गाड़ी है बाहर जिसमें पेट्रोल है। तो यू आर प्रिविलेज्ड कि आपके पास इतने सारे रिसोर्सेस है दैट यू कैन ड्रीम ऑफ बीइंग अ सिविल सर्वेंट। ऐसे कई लोग हैं जो पढ़ना चाहते थे, हु प्रोबेबली वेयर मोर टैलेंटेड देन यू, लेकिन जस्ट बिकॉज वो बहुत गरीब हैं, जस्ट बिकॉज वो ऐसे रूढ़िवादी समाज से आते हैं जहाँ पे लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है, तो वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो घर गृहस्थी में बिजी हो गए हैं। एंड उनको ज़िंदगी भर मलाल रहेगा इस चीज़ का कि वो एक लोक सेवक बन सकते थे, लेकिन उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण वो नहीं बन पाए।
भगवान की कृपा से आप उनमें से वैसे नहीं हैं। आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है भगवान के द्वारा, आपके माता पिता के द्वारा, एंड आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, यही इस बात का प्रमाण है कि आपके पास एक बहुत अच्छा मोबाइल फ़ोन होगा, इंटरनेट कनेक्शन होगा, आप एक बहुत अच्छे कनेक्टिविटी वाले एरिया में होंगे कि आप ये सब देख पा रहे हैं। तो जस्ट बी हैप्पी दैट यू आर एबल टू compete at such a high level with so many resources that most of the people don't have. ग्रेटफुल फील करिए अंदर से। नेक्स्ट, पॉजिटिव कंपटीशन में बिलीव करिए, एक दूसरे की मदद करिए। एलियूड किपचोगे जो ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे ग्रेटेस्ट मैराथन रनर हुए, उनका हमेशा ये कहना था, इफ़ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ़ यू वांट टू गो लॉन्ग गो टुगेदर। तो बहुत लंबी जर्नी है, हो सकता है कि बीच में बहुत सारी चीज़ें होते रहेंगी। इस साल आपका निकलेगा, अगले साल आपके दोस्त का निकलेगा, अगले अगले साल हो सकता है कि आपका जो जूनियर है उसका निकल आए। तो एवरीथिंग इज़ वेरी हैप्पी ओकेशन एंड यू शुड ऑलवेज बी देयर फॉर ईच अदर। आराम से पढ़िए, एक दूसरे की मदद करिए और बिल्कुल भी ले बैक मत करिए। कोई ऐसा सीक्रेट मत रखिए जो आपको लगता है कि सिर्फ आपके पास है। जिस दिन आप सोचने लगे कि मैं एक दूसरे की मदद नहीं करूंगा, ये मेरे से आगे बढ़ जाएगा, तो दैट इज़ द डे दैट यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ, यू आर क्लोजिंग योर सेल्फ फ्रॉम लर्निंग न्यू थिंग्स। भले ही आप 100 चीज़ें उससे अच्छा करते हो, लेकिन अगर कोई ऐसी एक चीज़ है जो आपसे अच्छा करता है, देन यू हैव टू लर्न इट, एंड उसके लिए आपको वो हेल्प करनी पड़ेगी सामने वाले की। नेक्स्ट, बांटने से कोई गरीब नहीं होता। अगर आपको पता लगता है कि आप बहुत अच्छे आंसर राइटिंग कर रहे हो, जैसे मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं बहुत अच्छे आंसर राइटिंग करता था, तो मुझे ऐसा बोला जाता था कई एक्सपीरियंस लोगों से कि यार नीर अपना ना आंसर ज़्यादा दिखाया मत करो इधर उधर, है ना, कि लोग कॉपी करके सीख जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई एम हियर डिस्पाइट एवरीथिंग। मैंने अपने स्टूडेंट डेज से ही सब कुछ बता दिया है लोगों को। मेरे जो आंसर शीट होती थी वो मैं दिखा देता था, मैं कैसे आंसर लिखता हूँ मैं सबके पास पता था। मैं जहाँ पे टेस्ट सीरीज देख रहा था वहाँ पे तो ऑनलाइन ही बांट दी गई थी, अपलोड होती थी, टॉपर की आंसर कॉपी होती थी, एंड दैट वाज फ्री टू डाउनलोड। तो मैंने ये भी सुना कि मेरी जो आंसर कॉपी है राइट फ्रॉम द स्टूडेंट डेज, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मैं रायपुर में टेस्ट देता था, वो अपलोड होती थी पर्टिकुलर मेरी जो आंसर शीट है। एंड मैंने ऐसा सुना था अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू कि जो ऑफिसर्स है जो ऑलरेडी सर्विस में क्लास 3 क्लास 2 पोस्ट में, दे यूज टू एनालाइज माई आंसर्स, एंड वो लोग बोलते थे कि यार इस लड़के की आंसर राइटिंग अच्छी है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि सब सीख गए उस आंसर राइटिंग से एंड मैं अपना रैंक नहीं ला पाया? क्या ऐसा हुआ कि मुझे कुछ बहुत डिसएडवांटेज हुआ? नहीं हुआ। बांटने से ज्ञान ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ता ही है। तो अगर आप जितना ज़्यादा बांटेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगी कि आप कौन सी चीज़ अच्छी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर 10 लोग आपके आंसर देखेंगे तो कुछ ना कुछ सजेशन देंगे कि यार ये थोड़ा सा ना मेरे को विजिबल नहीं है, थोड़ा सा और अच्छी हैंड राइटिंग में लिखो, ये कंटेंट तो ठीक है लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा और सिस्टमेटिक अरेंज करके लिखते तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिव्यू करवा रहे हैं, लोग अगर ओपिनियन दे रहे हैं, तो फाइनली यू अराइव एट समथिंग विच इज़ गुड। हाँ, ये बात है कि हर किसी को आपके आंसर्स पसंद नहीं आएंगे। कोई बोलेगा अरे ये क्या कर रहा है, ये तो एकदम बेकार आंसर है, ये तो पैराग्राफ में लिखना चाहिए था, मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ। तो ये थोड़ा डिफरेंस इन अप्रोच हो सकता है, बट मेरे को रियलाइज हुआ ओवर द ईयर्स अ गुड आंसर इज़ अ गुड आंसर इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। तो अगर आपको लगता है कि आप ज्ञान बांट के गरीब हो जाएंगे या फिर सब लोग आपके लेवल के पार चले जाएंगे, देन यू आर मिस्टेकन। उनको जाना होगा तो आपके ज्ञान के बिना ही वो आपसे आगे बढ़ जाएंगे, और नहीं जाना होगा तो आप उनको सब कुछ बता देंगे कि मैं कहाँ से पढ़ता हूँ क्या पढ़ता हूँ, बट फिर भी दे विल नॉट बी एबल टू स्कोर मोर देन यू। ठीक है, ज्ञान बांटिए, बिल्कुल नेवर होल्ड बैक। इमोशनल हेल्थ पे बात करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस भर में ऐसे कई लोग होंगे जिनके नोट्स प्रिपेयर नहीं है, जिनके घर में इवेंट है, जिनकी शादी होने वाली है, मेंस के पहले ही पापा बोल रहे हैं शादी कर लो बेटा, तो वो प्रेशर में अभी। तो ऐसे अगर सिचुएशन में कोई भी है जिसका प्रीलिम्स निकला है या फिर मेंस के नोट्स प्रिपेयर नहीं है, तो जस्ट टॉक टू देम, क्योंकि ऐसे जो डिप्रेस स्टेट है इट इज़ नॉट गुड। एंड जब भी आपको मौका मिले ऐसे लोगों से, आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा सा परेशान है प्रीलिम्स नहीं निकलने के लिए, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी में है आप, आपकी कभी बात नहीं हुई इस पर्टिकुलर इंसान से, बट आपको इतना पता है कि ये बहुत पढ़ा पिछले 1.5 साल से, बहुत ज़ोर से पढ़ रहा था, बहुत मेहनत करी इसने, लेकिन इसका प्रीलिम्स नहीं निकला था, ये बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, एंड वो 15-20 दिन बाद लाइब्रेरी आ रहा है। भले आप उसको नहीं जानते, भले आपको कोई संबंध नहीं है, आपको पता नहीं उसका नाम क्या है, आपको दिख रहा है कि वो खुश नहीं है, उसका मन नहीं लग रहा है, वो उतने जोश से नहीं पढ़ रहा है जैसा वो पढ़ा करता था। जस्ट गो टू देम, टॉक टू देम कि भाई क्या हो गया, कुछ नहीं होता, थोड़ा विश्वास दीजिए, डांडस बधाइए।
ठीक है, तो ये गुडविल आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि उस आदमी को अगर ऐसे स्टेट में कोई पूछ देता है ना कि हाउ आर यू यार, कैसा लग रहा है, अरे आपने बहुत मेहनत करी, कोई बात नहीं, होगा अगले साल, आप इतना ही बोल दोगे तो उस आदमी को एक विश्वास आ जाता है। तो अगर कोई भी आपको दिख रहा है कि अगर उसको हेल्प चाहिए और वो इमोशनली वैसे अपने यूजुअल सेल्फ टाइप का एक्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों से आपको हमेशा 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 सहानुभूति रखनी है। और थोड़ा सा जब आप ब्रेक लेंगे अपने पढ़ाई से, तो जस्ट गो टू देम एंड टॉक टू देम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मदद करते रहनी दूसरों की। नो मैटर आप कितना अचीव कर ले लाइफ में, बट देयर इज ऑलवेज समथिंग, एक हायर पावर होती है, कर्मा होती है, कि आपको अगर आप मदद करेंगे तो कभी ना कभी आपके वापस आती ही है। जैसे मेरा पर्सनली एक फंडा हमेशा से ये रहा है कि मैंने जब भी कोई मदद मांगी है किसी भी प्रकार से, मुझे कोई चीज़ चाहिए हो जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, कोई रिसोर्सेज चाहिए हो, कुछ एडवाइस चाहिए हो, कोई टेस्ट सीरीज चाहिए हो, कुछ मॉक टेस्ट चाहिए हो, कुछ बुक चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, गाड़ी चाहिए हो, कुछ कुछ भी चाहिए हो, डिस्काउंट चाहिए हो, मैंने जब भी अपने एकदम मन से चाहा है ना कोई चीज़, तो वो हमेशा मुझे मिली है। कोई ना कोई हमेशा आ गया है मदद करने। क्योंकि मेरी जर्नी के दौरान सबसे इंप्रेसिव चीज़ यही थी कि मेरे पास डायरेक्ट एक्सेस था टू द रिसोर्सिव पीपल। ऐसे रिसोर्सेज जो मेरे पास नहीं थे उस टाइम, फॉर एग्जाम्पल गाइडेंस, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रैटेजी, मेंस की स्ट्रैटेजी, प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी। तो भगवान की कृपा थी, माँ सरस्वती की कृपा थी कि हमेशा कोई ऐसा आदमी आ जाता था जो उस टॉपिक में मेरी मदद कर देता था। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आज भी मैं मदद करने से पीछे नहीं हटता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस दिन मैंने मदद करनी बंद कर दी, उस दिन मुझे जब भविष्य में मदद चाहिए होगी तो मुझे नहीं मिलेगी। ये कर्मा एक साइकिल है, जो मुझे मिल रहा है वही मुझे देना पड़ेगा। इसमें भी आप बिलीव करिए। अगर आपको कहीं से मदद हो रही है, फॉर एग्जांपल इस वीडियो से मदद हो रही है, और इस वीडियो से आपको ऐसी कुछ कुछ चीज़ रियलाइज़ हो गई जो आपको राइट नाउ बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मे बी ए स्ट्रैटेजी, मे बी एन इमोशनल सपोर्ट, तो मान के चलिए ये कर्मा है। और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आप भविष्य में किसी और की मदद करने वाले हैं जो सिमिलर सिचुएशन में रहेगा जिसमें आज आप हैं। तो आपको एक सेवा भाव मेंटेन करना है, मदद करने की प्रवृत्ति मेंटेन करनी है, और कभी पीछे नहीं हटना है मदद करने से। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहेंगे। अगर टाइम, एफर्ट और प्रैक्टिकल नहीं है वो चीज़, अपना नुकसान करते हुए मदद मत करिए। लेकिन अगर कुछ ऐसी एफर्टलेस चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल पिछले साइड में हमने देखा कि वो आदमी डिप्रेस था, तो अगर आप 10 मिनट उससे बात कर लेंगे तो उसका आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन सामने वाले का भला हो जाएगा। लेकिन दूसरे कंडीशन में ऐसा है कि अगर आपका एग्ज़ाम है अगले हफ्ते, और कोई आपको बोल रहा है कि यार ऐसा ऐसा सिचुएशन है, ऐसा कर तू 2 दिन के लिए गाड़ी पकड़ के चल मेरे साथ, मेरा सामान शिफ्ट करवा दे, मैं अभी वापस जा रहा हूँ बिलासपुर से या रायपुर से, अपने गाँव वापस जा रहा हूँ, तो यू कैन नॉट डू दैट टाइम में आपको अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। ऐसी कोई भी सिचुएशन है जहाँ पे आपका खुद का नुकसान नहीं हो रहा है और सामने वाले का भला हो जाएगा, जस्ट डू दैट। एक हेल्पफुल नेचर रखिए, एंड दैट इज़ द कम्युनिटी स्पिरिट। क्या एक वननेस होना चाहिए, यू आर ऑल इन दिस टुगेदर। सिर्फ कोविड ही नहीं, CGPSC में भी। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी तरीके से किसी की मदद कर सकते हैं जिसमें आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ डू दैट। एंड ये जो नेचर है आने वाले दिनों में एज एन ऑफिसर भी आप मेंटेन करेंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर रहते हुए अगर किसी का काम ईजी हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक गाँव में हैंडपम्प लग जाता है, एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर आप कर सकते हैं, एंड थोड़े पर्सनल अप्रोच से आप उसको बहुत जल्दी करवा सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर, देन प्लीज़ डू दैट। क्योंकि आपके लिए ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस करना इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। लेकिन गरियाबंद में जहाँ पे लोगों को किडनी स्टोन हो रहा है बिकॉज ऑफ पोल्यूटेड वाटर, है ना, जिनको फ्लोरोसिस हो रहा है बिकॉज ऑफ फ्लोराइड इन वाटर, तो उनके लिए वो हैंडपम्प लग जाना और क्लीन वाटर के लिए एक्सेस होना इन इटसेल्फ, इट इज़ मच मोर देन 1000 of crores गिवन टू देम। ठीक है, एक स्वच्छ पानी, एक पोर्टेबल वाटर होना इन इटसेल्फ इट्स अ लग्जरी फॉर दैट पीपल हु आर नॉट बीन गेटिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर एजेस। ठीक है, तो अगर अपनी क्षमताओं में रहते हुए, अपने इंटरेस्ट पे रहते हुए अगर आप एफर्टलेसली किसी की मदद कर सकते हैं तो करिए। यही कम्युनिटी स्पिरिट है, मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो साइकिल है इसको कंटिन्यू करिए। एंड जितनी बातें आज मैंने आपको बताई है CGPSC से रिलेटेड और लाइफ से रिलेटेड और स्ट्रेस और इमोशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड, इनको आप फॉलो करिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। जितने लोग भी प्रीलिम्स क्लियर किया है, जितने लोगों ने भी प्रीलिम्स क्लियर किया है, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रीलिम्स सबसे टफ फेज़ होता है, इसके बाद सब कुछ स्किल बेस्ड होता है मोस्टली, एंड इंटरव्यू में थोड़ा सा लक वाली बात आएगी। लेकिन अगर आपने मेंस में बहुत अच्छे करके रखा है देन आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
वंस अगेन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेंस है, बहुत एक्साइटिंग है, बहुत मेहनत करना है और यू विल एंजॉय द प्रोसेस। खुश रहिए पूरे प्रोसेस भर में, मेरी यही दुआ है। एंड मैं चाहता हूँ कि 6-8 महीने बाद आप सब के सब सिंगल डिजिट रैंक और अपनी मनचाही पोज उठाएं और मुझे आप लोगों से ईमेल मिले। और वो दिन मेरा जितना सिलेक्शन हुआ था शायद उस सिलेक्शन से ज़्यादा खुशी का दिन होगा मेरे लिए कि मेरी मदद से किसी और की भी लाइफ बन गई। याला स्पिरिट मेंटेन करिए, खुश रहिए। विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद।